हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो फ्रेंड्स, जनरल इंजीनियरिंग का प्रैक्टिस सेट करा रहे थे, 14 हो गया था और ये 15 नंबर है। ठीक है, अभी हम इलेक्ट्रिकल का सीरीज लेके चल रहे हैं। इलेक्ट्रिकल का टॉपिक वाइज करा रहे हैं। लगभग इलेक्ट्रिकल का बहुत सारा हो गया है। अभी इलेक्ट्रिकल का कुछ और कराएंगे, इसके बाद मैकेनिकल स्टार्ट करेंगे। फिर से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मिक्सिंग चलेगा। मतलब इस महीने का पूरा लास्ट तक सब कुछ खत्म हो जाएगा और जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक प्रैक्टिस चलते रहेगा ऐसे ही। ठीक है, तो आपको जनरल इंजीनियरिंग के लिए अब टेंशन लेने की जरूरत है और ना ही कहीं से आपको कंटेंट खरीदने का जरूरत है, ना कोचिंग करने की जरूरत है। इतना इनफ है जनरल इंजीनियरिंग में, जितना हम बता रहे हैं। ठीक है, बस आप उसको रेगुलर फॉलो करते रहिए और जो पहले हो गया है उसको भी रिवीजन करते रहिए। एक बार और देख के उससे रिलेटेड जो भी आपको कंसेप्ट मिल रहा है उसको भी देखिए। और लूसेंट जो बुक है उस पर भी ज़्यादा ध्यान दीजिए। साइंस का, खासकर साइंस का पोर्शन का बात करना है। अभी हम साइंस का पूरा क्वेश्चन लूसेंट का, साइंस का पूरा लूसेंट का क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो उस पर भी आप फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? अ टाइम वेरिंग फ्लक्स काउजेज एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट? ठीक है, टाइम, मेरे क्वेश्चन समझिए, बात क्वेश्चन समझिए। अ टाइम वेरिंग फ्लक्स मतलब जो फ्लक्स टाइम के साथ चेंज कर रहा है, मतलब डी फाई बाई डी टी, ये किस लॉ में रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, तो E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी होता है। ठीक है, ये हमको पता है कि ये फार्मूला होता है और ये जो फार्मूला है ये फैराडेज लॉ में बोला जाता है। तो इसका आंसर सिंपली टाइम वेरिंग फ्लक्स बोला, मतलब डी फाई बाई डी टी, और ये फैराडेज लॉ के अनुसार हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फैराडेज लॉ क्या बोलता है। टाइम वेरिंग फ्लक्स काउजेज एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये फैराडेज लॉ हो जाएगा। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है? इसको हम लोग फैराडेज लॉ भी बोलते हैं, द बेसिक्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विच हेल्प अस टू प्रेडिक्ट हाउ अ मैग्नेटिक फील्ड वुड इंटरेक्ट विथ अ इलेक्ट्रिक सर्किट टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। ठीक है, मतलब ये बताता है ये लोग कि जो मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक सर्किट से जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको डिस्क्राइब करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ को। और वो कितना क्वांटिटी में हो रहा है ये रिप्रेजेंट करता है आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है और कितना क्वांटिटी में हो रहा है ये शो करता है। माइकल फैराडेज जो है वो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को 1831 में लाया थे। फैराडेज लॉ और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द ऑब्जर्वेशन और द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट conducted by Faraday. He performed 3 main experiments to discover the phenomenon of electromagnetic induction. तो फैराडेज जो लॉ है वो दो लॉ में डिवाइड हुआ है। एक आपका फैराडेज फर्स्ट लॉ, जिसमें कि कितना ये मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है कंडक्टर के में उसको डिस्क्राइब करता है, उसको बताता है, डिफिनीशन उसका देता है। और सेकेंड लॉ क्या देता है? कितना ईएमएफ कितना क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुआ कंडक्टर के अंदर में, वो आपका सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ डिस्क्राइब किया ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर, और सेकेंड लॉ कितना क्वांटिटी में ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ कंडक्टर के अंदर में, ये सेकेंड लॉ दिखाता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट लॉ के बारे में। Faraday's first law of electromagnetic induction, whenever a conductor is placed in a varying magnetic field, ठीक है, an electromotive force is induced. If the conductor circuit is closed, a current is induced which is called induced current. तो ये आपका Faraday's law of electromagnetic induction हो गया फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या बोलता है? द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल इज इक्वल टू, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है ई, वो किसके बराबर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स लिंकेज, मतलब माइनस एन डी फाई बाई डी टी हो जाता है आपका सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो यहाँ पे साइन दिया हुआ है ये एक्चुअली लेंस लॉ से साइन मिला है। यहाँ पे जो ई है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ठीक है, फाई जो है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है और एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, इसको भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका फैराडेज फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ हो गया। एप्लीकेशन क्या है फैराडेज लॉ का? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे कि ट्रांसफार्मर में जो है वो आपका फैराडेज लॉ पे बेस्ड होता है। इंडक्शन कुकर जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ, और बाय इंड्यूसिंग अ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो फ्लूइड्स इज रिकॉर्डेड। ये भी आपका फैराडेज लॉ में ही आता है।
जो आप गिटार देखे होंगे, इलेक्ट्रिकल वेलन देखे होंगे, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो भी आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। मैक्सवेल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द कन्वर्स ऑफ फैराडेज लॉ व्हिच स्टेट दैट अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड ब्रिंग्स अ चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये भी आपका फैराडेज लॉ में आंसर आता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देख के बस आप ये पता कर लगा पाइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट। A torque is developed in electromechanical energy conversion device. The value of which depends upon। देखिए, जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्सन डिवाइस के बारे में। तो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्सन डिवाइस कन्वर्ट्स, ठीक है, पॉइंट्स लिखिए आप यहाँ पे, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये डिवाइस जो है ये इसमें कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब ये जो कन्वर्सन होता है, ये पहला पॉइंट हो गया। अब ये जो कन्वर्सन होता है वो आपका किसी न किसी मीडियम से होगा, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक मीडियम से हो सकता है, या तो इलेक्ट्रिकल मीडियम हो या फिर मैग्नेटिक मीडियम हो। तो देखिए यहाँ पे द कन्वर्सन टेक प्लेस, द कन्वर्सन कैन टेक प्लेस, द कन्वर्सन कैन टेक प्लेस थ्रू एनी मीडियम, जैसे कि इलेक्ट्रिकल मीडियम भी हो सकता है और आपका मैग्नेटिक मीडियम में भी होगा। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक मीडियम, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक मीडियम, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो सकता है। थर्ड पॉइंट में आप क्या लिखिएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये आपका कपलिंग के लिए यूज होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मीडियम में होता है, जिससे कि एनर्जी आपका स्टोर हो सके और हायर मैग्नेटिक फील्ड दे सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिए जो देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्सन डिवाइस जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये जो कन्वर्सन होगा किसी न किसी मीडियम में होगा, या तो इलेक्ट्रिकल और हो या फिर मैग्नेटिक मीडियम हो। ये आपका एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये क्या है आपका, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये आपका क्या है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब देखिए जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्सन डिवाइस है, ये जो टॉर्क डेवलप कर रहा है वो किसके ऊपर में डिपेंड करता है। एक आपका डिपेंड करेगा स्टैटर फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर में, स्टैटर फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर में डिपेंड करेगा। ठीक है, स्टैटर फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में, और इसके बाद रोटर फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, रोटर फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, और टॉर्क एंगल पे डिपेंड करेगा, टॉर्क एंगल पे डिपेंड करेगा। ये तीन चीज़ों पे जो है ये आपका डिपेंड करता है। तो एग्जाम में आपका आएगा तो तीनों चीज़ लिखिएगा, स्टैटर फील्ड, रोटर फील्ड स्ट्रेंथ और टॉर्क एंगल। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ लेंज लॉ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ लेंज लॉ। देखिए अब लेंज लॉ क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, तब तो हमको पता चलेगा कि किस पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये आपका इसे एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे लेंज लॉ क्या बोलता है, लेंज लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law EMF will be induced in a coil due to changing magnetic flux in such a way that it will oppose the causes which has produced it। जैसे हम आपको ये बताए थे कि जो EMF प्रोड्यूस होता है फैराडेज लॉ से माइनस एन डी फाई बाई डी टी होता है, और ये जो साइन दे रहा है ये लेंज लॉ दे रहा है। मतलब ये क्या बोलता है, द EMF will be induced, the EMF will be induced, the EMF will be induced in a coil due to changing magnetic flux, due to changing magnetic flux, due to changing magnetic flux in such a way
in such a way that in such a way that in such a way that it will oppose it will oppose it will oppose the cause it will oppose the cause which has produced it। ठीक है, देखिए ये क्या दर्शा रहा है, जो चेंजिंग हो रहा है फ्लक्स में वो अपोज कर रहा है। देखिए निगेटिव साइन क्या है, अपोज कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका लेंज लॉ हो गया। अब देखिए यहाँ पे दिस लॉ स्टेट्स दैट, एक पॉइंट यहाँ पे और लिखिए, दिस लॉ states that the induced EMF in a conductor the induced EMF in a conductor, देखिए कंडक्टर है उसमें EMF इलेक्ट्रोमोटिव कोई फोर्स जनरेट हुआ, उसी को हम EMF बोल दिए, तो वही चीज हो गया यहाँ पे। द इंड्यूस्ड EMF इन कंडक्टर द इंड्यूस्ड EMF इन कंडक्टर द इंड्यूस्ड EMF इन कंडक्टर due to changing magnetic flux due to changing magnetic flux ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। फॉर्मूला देखिए उसमें क्या हो रहा है, इज सच दैट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय, इसका पीडीएफ टेलीग्राम में हम दे रहे हैं। ठीक है, क्रिएटेड बाय द इंड्यूस्ड ईएमएफ the induced EMF opposes the change in magnetic field। देखिए सिर्फ और सिर्फ अपोज का बात हो रहा है, अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ और सिर्फ ये साइन को दिखाता है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि जो आपका ये फार्मूला हो गया E इक्वल्स टू जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। यहाँ पे n जो हो गया वो नंबर ऑफ टर्न्स बोल सकते हैं या फिर नंबर ऑफ लूप भी हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स और नंबर ऑफ लूप्स। ठीक है, और आपका डी फाई जो होगा वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है। डी फाई क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये एक्चुअली एन, ये जो फार्मूला है ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इंडक्शन से आता है, सेकेंड लॉ से। सेकेंड लॉ फ्लक्स कैसे किस रेट से चेंज कर रहा है, कितना क्वांटिटी चेंज कर रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कितना क्वांटिटी है ये दिखाता है। और जो फर्स्ट लॉ है वो डिस्क्राइब करता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है, दिस इक्वेशन इज गिवन बाय फैराडेज लॉ, दिस इक्वेशन इज गिवन बाय Faraday's law. This equation is given by Faraday's law, but the negative sign is a result of Lenz's law. But the negative sign is a result of Lenz's law। ठीक है, Lenz's law। ठीक है, तो निगेटिव साइन जो हो जाएगा वो आपका Lenz's law से होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो आपका ये सारा चीज़ जो बेस्ड है ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन पे ही बेस्ड है। ठीक है, फ्रॉम द एनर्जी कंजर्वेशन आपको क्या पता है कि जब हीट प्रोड्यूस होता है तो इक्वल डिक्रीज होता है सम अदर फॉर्म में एनर्जी का। ठीक है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो होता है आपका अगर मैग्नेट मूव कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी इंड्यूस्ड होगा। तो ये आपका ओवरऑल अगर बात किया जाए तो ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए लेंज लॉ यहाँ पे लिखे हुए हैं, द जर्मन साइंटिस्ट जर्मन फिजिस्ट हेनरिच फ्रेडरिच लेंज डिड्यूस a rule known as Lenz law or Lenz law that describes the polarity of induced EMF. Lenz law states that the polarity of induced EMF is such that it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux that produces. The negative sign in the formula represents this effect, or thus the negative sign indicates the direction of the induced EMF and the change in the direction of magnetic field have opposite signs. Same चीज E equals to minus n d phi by dt और ये शो करता है आपका निगेटिव साइन, तो ये आपका लेंज लॉ हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल हैविंग ए सिंगल टर्न इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन phi इक्वल्स टू
25 TQ plus 10T² plus 5T minus 5 Weber meter. Determine the impedance of the coil if the induced current through the coil is 10 ampere at t equals to 1 second. ठीक है, इम्पेडेंस पूछ रहा है तो इम्पेडेंस जेड होता है, जेड इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई आई होता है। V के जगह पे यहाँ पे EMF हो जाएगा, EMF बाई आई करंट दिया हुआ है, अब आपको EMF निकालना है। तो EMF का फॉर्मूला पता है, E इक्वल्स टू एन डी फाई बाई डी टी होता है, एन इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, यहाँ पे हम एन का वैल्यू 1 ले लिए और डी फाई बाई डी टी सिंगल टर्न बोल रहा है तो एन इक्वल्स टू 1 हो गया, और डी फाई बाई डी टी इसको हम क्या कर दिए, डिफरेंशिएट कर 25TQ प्लस 10T² प्लस 5T माइनस 5 डिवाइडेड बाई डी टी। तो यहाँ से इसका अगर आप करते हैं डिफरेंशिएशन तो ये क्या आता है, ये क्या आ जाएगा आपका 25 तिया 75 T² प्लस 10 दूना 20T प्लस 5 और इसका हो जाएगा 0। तो ये आपका E आ गया। अब E किस पे बोल रहा है, E का वैल्यू T इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, तो 75 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 1 प्लस 5, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 100 वोल्ट्स, इसका वैल्यू आ जाएगा 100 वोल्ट्स। और E इक्वल्स टू अगर हम निकालते हैं तो 100 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, तो 100 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो इम्पीडेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 ओम आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि सिंपल है ना, ज़्यादा इसमें वो नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द इलेक्ट्रिकल मशीन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्सन इज। अभी हम जस्ट बताएं कि जो आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन जो डिवाइस है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और एक ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल 1 हो जाएगा। और इस पे किस पे डिपेंड करता है ये भी आप याद रखिएगा, किससे डिपेंड करता है, स्टैटर फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। स्टैटर फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, रोटर फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। देखिए एक कंपोनेंट होता है इस डिवाइस में, स्टैटर रोटर, मतलब उसका जो फील्ड स्ट्रेंथ होगा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, स्टैटर फील्ड स्ट्रेंथ, रोटर फील्ड स्ट्रेंथ, आपका टॉर्क एंगल होता है उस पर डिपेंड करता है, टॉर्क एंगल जो है इस पर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, ये रिवर्सिबल 1 होता है, रिवर्सिबल होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सेपरेटली एक्साइटेड एंड सेल्फ एक्साइटेड आर द टाइप ऑफ विच मशीन। सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड जो मशीन है वो किस पे वर्क करता है ये बताना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए क्लासिफिकेशन अगर आप डीसी मशीन का देखें, ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड एंड सेल्फ एक्साइटेड आर द टाइप्स ऑफ विच मशीन। देखिए डीसी मशीन जो होता है ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन डिवाइस है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन डिवाइस है डीसी मशीन। सेल्फ एक्साइटेड एंड सेल्फ एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड आर द टाइप ऑफ विच मशीन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डीसी मशीन हो जाएगा। देखिए अब डीसी मशीन जो होता है, एक्चुअली डीसी मशीन का अगर हम बात करें तो ये आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन डिवाइस है। और ये जो मशीन है ये किस पे, मशीन MACHINE हो जाएगा। ये एक्चुअली क्या होता है, जनरेटर होता है। जनरेटर एक तरह से ले सकते हैं डीसी मशीन, या फिर आप ले सकते हैं मोटर, वो भी क्या होता है, डीसी मशीन होता है। देखिए अगर हम बात करें इसका तो एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड टाइप, इसका टाइप्स का बात करें तो होता है आपका एक सेपरेटली एक्साइटेड टाइप मशीन होता है, और एक होता है आपका सेल्फ एक्साइटेड टाइप होता है। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड टाइप होता है और सेल्फ एक्साइटेड टाइप होता है। इसमें आपका जनरेटर और मोटर आएगा। ठीक है, अब देखिए सेपरेटली एक्साइटेड टाइप हो गया। सेल्फ एक्साइटेड टाइप में ये आपका क्लासिफाइड होता है शंट, सीरीज और आपका कंपाउंड में।
ठीक है। तो आपका सेपरेटली एक्साइटेड जो डीसी मशीन होता है उसके बारे में लिख लीजिए। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन, ठीक है। तो वैसा वैसा डीसी मशीन जिसमें कि जो फील्ड मैग्नेट होता है, जो फील्ड मैग्नेट का जो वाइंडिंग होता है वो इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल सोर्स से सप्लाई होता है, ठीक है। जैसे कि बैटरी जो हो गया, वो क्या हो गया आपका सेपरेटली एक्साइटेड मशीन हो जाएगा। बैटरी जो है वो आपका सेपरेटली एक्साइटेड मशीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए सेपरेटली एक्साइटेड में ए डीसी मशीन whose whose field magnet winding whose field magnet winding is supplied from is supplied from an independent external DC source। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा। एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल डीसी सोर्स बैटरी is called is called a separate DC machine। A DC machine whose field as magnet winding is supplied from an independent external DC source is called separate DC machine। देखिए ये आपको क्या डीसी मशीन किस तरह से दिखेगा, जैसे आपका ये वाला मान लीजिए इस तरह से रहता है, ये हो गया, ये आपने देखा भी होगा इस तरह का मशीन, ठीक है। इसमें क्या लगा रहता है, इसमें वाइंडिंग रहता है बीच में, या आपका यहाँ पे नॉर्थ पोल हो गया, या यहाँ पे साउथ पोल हो जाता है, यहाँ पे भी साउथ पोल हो गया, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और बीच में आपका शाफ्ट रहता है, ठीक है, बीच में शाफ्ट रहता है। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये बियरिंग से बंधा रहता है, आर्मेचर जिसको बोलते हैं। तो इस तरह का आपको सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन मिलेगा, ठीक है। इतना ही आप जानिए इसके बारे में। इसके बाद होता है सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन, ठीक है। ऐसा डीसी मशीन जिसका कि फील्ड मैग्नेट जो वाइंडिंग होता है वो कहाँ से सप्लाई होता है, उसका जो करंट होता है वो आउटपुट और इनपुट ऑफ डीसी मशीन से सप्लाई होता है, मतलब उसी के अंदर जो आउटपुट और इनपुट डीसी लगा होगा उसी से सप्लाई होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए डीसी मशीन हुज फील्ड मैग्नेट इटसेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन। देखिए सारे टर्म के बारे में आपको मतलब नाम एक्चुअली पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो उतना डीप में नहीं पूछेगा, हम पहले ही बोल दे रहे हैं कि डीप में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम ऊपर ऊपर ही सिर्फ बता रहे हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे पता है कि सेपरेटली जो उसमें जो आपका सप्लाई होता है करंट का वो इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल सोर्स से होता है, और इसमें क्या होता है उसी के अंदर में मशीन के अंदर में ही जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस रहता है उसी से सप्लाई होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीसी मशीन इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। इसका आंसर आप खुद ब खुद, अगर आपको फैराडेज लॉ पता होता और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो आप बता पाते कि नहीं बता पाते। इसका अभी हम जस्ट बताए हैं, इसका क्या हो जाएगा माइनस एन डी फाई बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है। मतलब इसका क्या हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका आंसर हो जाएगा। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ को डिस्क्राइब करता है फर्स्ट लॉ के अनुसार, और सेकेंड लॉ में क्या बोलता है कि कितना क्वांटिटी में ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है वो प्रोड्यूस हुआ है। और ये जो नेगेटिव साइन है, जो इसका साइन है वो लेंज लॉ से आता है, लेंज लॉ से आता है, ठीक है। ये नेगेटिव साइन जो है ये आपका लेंज लॉ से आता है। तो इसका आंसर आप अगर
सिर्फ आपको ये लॉ के बारे में पता रहता तो आप इजीली कर पाते, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फैराडेज लॉ होता। अगर आपसे पूछ देता कि कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है, आपसे पूछ देता तो आप क्या बोलते? कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है, जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कूलम्ब्स लॉ में जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मतलब इसमें क्या हो जाता है, कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स है इलेक्ट्रो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यह आपका कूलम्ब्स लॉ। ओम्स लॉ बोल देता तो क्या होता, ओम्स लॉ बोल देता तो क्या होता, V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल्स टू आई, और ओम्स लॉ क्या बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन द टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द टू पॉइंट्स। मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तब आता है V इक्वल्स टू आई आर आता है, आर जो होता है रेजिस्टेंस आता है। उसी तरह अगर आपसे जूल्स लॉ पूछ देता, अगर उसी तरह आपसे अगर जूल्स लॉ पूछ देता तो आप क्या बोलते? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है कि जो हीट प्रोड्यूस होता है रजिस्टर के अंदर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन रजिस्टर। मतलब H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हीट आई स्क्वायर आर टी होगा। H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी होगा। H हो गया यहाँ पे हीट, आई हो गया करंट, आर हो गया रेजिस्टेंस और टी हो गया सेकेंड। तो ये आपका जूल्स लॉ हो गया, ये ओम्स लॉ हो गया, ये कूलम्ब्स लॉ हो गया, ये आपका फैराडेज लॉ हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फॉर इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कन्वर्सन अ मैग्नेटिक फील्ड इज एम्प्लॉयड एज द मीडियम रादर देन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका क्या कारण है, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देते हैं क्योंकि जो आपका जो एनर्जी स्टोर्ड होता है, स्टोर्ड एनर्जी डेंसिटी फॉर प्रैक्टिकेबल फील्ड स्ट्रेंथ इज लो इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए हम लोग वहाँ पे क्या देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड देते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन डिवाइस है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। और ये जो कन्वर्सन होता है ये आपका मीडियम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों मीडियम्स हो सकता है, लेकिन हम लोग मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो स्टोर्ड एनर्जी डेंसिटी होता है फॉर प्रैक्टिकेबल फील्ड स्ट्रेंथ के लिए वो लो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो इसका एक यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया जाएगा, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस डिवाइस के बारे में। ये रिवर्सिबल होता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये आपका किसी भी मीडियम से हो सकता है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड जनरली हम लोग देते हैं इसमें, क्योंकि जो स्टोर्ड एनर्जी होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में वो लो होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल फील्ड दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आप एक पॉइंट लिख दीजिए कि generally magnetic field is used magnetic field is used as the generally magnetic field is used as the coupling medium as the coupling medium between electrical and mechanical medium electrical and mechanical medium because the energy storing capacity because the energy storing capacity because the energy storing capacity of the magnetic field of the magnetic field of the magnetic field is much higher than the electric field, ठीक है, much higher than the electric field। तो ये आप याद रखिएगा, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। डीसी जनरेटर जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये आपका लेंज लॉ पे वर्क करता है। नहीं, इसका डीसी जनरेटर जो है ना, क्वेश्चन देखिए, डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। जो डीसी जनरेटर होता है वो आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। देखिए जो डीसी जनरेटर में जो जब डीसी करंट पास होगा टू अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, तो एक मैग्नेटाइजिंग फोर्स और एक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा उसी के अराउंड में, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे इंडक्शन पे वर्क करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। A DC generator current to external circuit from armature is given through, तो ये किसके थ्रू देता है, कम्यूटेटर के थ्रू जो है ये देता है, ठीक है। द कम्यूटेटर जो होता है वो आपका जनरेटेड एसी को जो आर्मेचर में जो एसी जनरेट होता है, जनरेटेड जो एसी होता है उसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो कम्यूटेटर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है, तो इसका कम्यूटेटर इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ द नंबर ऑफ पोल्स इन द लैप wound DC generator are doubled, then the generated EMF will be, ठीक है। तो देखिए लैप कनेक्टर डीसी जनरेटर में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ पोल्स होता है वो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के इक्वल होता है। अगर नंबर ऑफ पोल्स अगर आप डबल करते हैं तो जो आपका पाथ हो जाता है वो भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, अनचेंज हो जाएगा। व्हेन द नंबर ऑफ पोल्स इन द लैप ऑन डीसी जनरेटर आर डबल, देन द जनरेटेड ईएमएफ जो जनरेट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका अनचेंज होगा, क्योंकि जो आपका ईएमएफ होता है वो क्या होता है, फाई जेड एन डिवाइडेड बाई 60 इंटू पी बाई ए होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपका ये अगर नंबर ऑफ पोल्स डबल हो गया, सपोज 2p हो गया, तो ये भी आपका क्या हो जाता है, जो इसका नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है ये भी डबल हो जाता है, तो ये कैंसिल हो जाता है, तो आपका क्या आ जाएगा, ई वैसे ही का वैसे ही आ जाएगा। जो आपका एन जो होता है यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स हो जाएगा, नंबर ऑफ पोल्स हो जाएगा, और ए जो होता है आपका नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हो जाएगा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होगा। तो मतलब अगर आप p को अगर 2p कर देते हैं तो a भी 2a हो जाएगा अपने आप, तो अनचेंज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, डमी कॉइल्स एंड इक्वलाइजर रिंग्स आर यूज्ड इन। तो जो डमी कॉइल्स होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, मैकेनिकल बैलेंस रोटर में, ठीक है। रोटर में मैकेनिकल बैलेंस प्रोवाइड करता है इन द वेव वाइंडिंग, ठीक है। जो डमी कॉइल्स होता है वो क्या करता है, डमी कॉइल्स आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग mechanical balance used for providing mechanical balance to rotors in wave winding और जो इक्वलाइजर रिंग्स होता है ये क्या होता है, आर यूज्ड टू अवॉइड unequal distribution of current at the brushes in lap winding, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डमी कॉइल्स जो होगा आपका वेव वाइंडिंग में यूज होता है, डमी कॉइल्स वेव वाइंडिंग में यूज होता है, और जो इक्वलाइजर रिंग्स होता है वो आपका लैप वाइंडिंग में यूज होता है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ लैप वाउंड डीसी जनरेटर हैविंग 250 आर्मेचर कंडक्टर रन्स एट 1200 आरपीएम इफ जनरेटेड ईएमएफ इज 200 वोल्ट, देन द ऑपरेटिंग फ्लक्स ऑफ द डीसी जनरेटर इज। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है डीसी जनरेटर में उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ए इक्वल्स टू पी जेड फाई डिवाइडेड बाई एन इंटू एन डिवाइडेड बाई 60 हो जाता है। ये अभी हम जस्ट बताए हैं। यहाँ पे जो जेड होगा ये क्या होगा, नंबर ऑफ कंडक्टर,
जेड क्या होगा, नंबर ऑफ कंडक्टर होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो पी होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ पोल्स होगा, नंबर ऑफ पोल्स होगा। फाई क्या होगा, फ्लक्स होगा, ठीक है। एन क्या होगा, स्पीड इन आरपीएम होगा, स्पीड इन आरपीएम। एन जो हो जाएगा, ए होगा आपका नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होगा वो एन होगा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। और जो आपका यहाँ पे लैप वाइंडिंग के लिए हम बात करें, लैप वाइंडिंग के लिए अगर बात करें तो एन इक्वल्स टू ए होगा, लैप वाइंडिंग के लिए एन इक्वल्स टू ए होगा। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो जनरेटेड ईएमएफ जो है वो 200 दिया हुआ है, इक्वल्स टू आपका यहाँ पे 250 आर्मेचर कंडक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कंडक्टर 250 जो है आर्मेचर कंडक्टर 250 हो जाएगा, इनटू पी बाई पी इक्वल्स टू ए होता, एन इक्वल्स टू ए होता है, तो एन और ए जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो 250 इंटू 1200 आरपीएम का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, पी इक्वल्स टू ए हो जाएगा। तो यहाँ पे पी और ए कैंसिल हो जाएगा, एन इक्वल्स टू 1200 दिया हुआ है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई जेड इक्वल्स टू आपका 250 दिया हुआ है। और फाई का वैल्यू, फाई यहाँ पे फाई का वैल्यू निकालना है क्योंकि ऑपरेटिंग फ्लक्स पूछ रहा है, डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा। तो यहाँ से फाई इक्वल्स टू अगर आप निकालिएगा तो 60 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 1200। तो यहाँ से जब वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 0.04 वेबर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 0.04 वेबर होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द फील्ड पोल्स एंड आर्मेचर कोर ऑफ ए डीसी जनरेटर आर लेमिनेटेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस। तो ये आपका फील्ड पोल्स और आर्मेचर कोर ऑफ ए डीसी जनरेटर लेमिनेटेड होता है वो ईडी करंट लॉसेस के लिए, ईडी करंट लॉसेस को रोकने के लिए, रिड्यूस करने के लिए ये होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एड्यू करंट लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डीसी जनरेटर इज प्लॉटेड बिटवीन द, जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है डीसी जनरेटर का वो प्लॉट किया जाता है, इसलिए आर्मेचर करंट एंड वोल्टेज जो जनरेट होता है उसके लिए किया जाता है, बिटवीन द आर्मेचर करंट एंड वोल्टेज जनरेटेड आफ्टर द आर्मेचर रिएक्शन, उसके लिए होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द आर्मेचर कंडक्टर ऑफ ए डीसी मशीन इज, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है आर्मेचर कंडक्टर में वो डीसी मशीन में वो कैसा होता है, तो साइनसोडियल होता है, साइनसोडियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज मोस्ट सुटेबल एज ए बूस्टर। तो आपका सीरीज जो जनरेटर होता है वो आपका क्या होता है, एक तरह से बूस्टर के रूप में यूज होता है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन यूज शंट डीसी मोटर। कौन सा एप्लीकेशन जो है वो शंट डीसी मोटर यूज करता है, तो माइलिंग मशीन हो जाएगा। ये क्या है, शंट डीसी मोटर्स यूज करता है।